नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन टिश्यू पर दूसरा सेशन है। कल के सेशन में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर बात की थी, उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको समझाया था। आपको याद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू इसका दूसरा प्रकार था, जिसको हम हिंदी में स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक भी कल को यदि आप याद करते होंगे तो स्थायी ऊतक भी दो तरह का था, एक साधारण था और एक जटिल था। आज के सेशन में बच्चों हम सरल ऊतक की बात करेंगे, स्थायी ऊतक और सरल ऊतक की। और जैसा आप चित्र में देख रहे हो कि जो सरल ऊतक होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, एक को कहते हैं कोलेनकाइमा और एक को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। हमारे साथ जो हिंदी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब हमने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पीडीएफ उपलब्ध कराना और दोनों में समझाना शुरू कर दिया। तो यहां भी आप चाहते होंगे कि हम इसको हिंदी बताएं, तो पैरेन्काइमा की हिंदी होती है मृदु ऊतक। आप देख रहे होंगे ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की हिंदी होती है मृदु। मृदु का मतलब होता है कोमल। चित्र पर भी गौर कर लेना, कभी नहीं भूलेगा आपको। इस चित्र में एक विशेषता दिखती होगी कि कोशिकाएं आपस में सटी नहीं है, गैप है। इसको विस्तार से आगे आपको ले चलेंगे। दूसरी है स्थूल कोण ऊतक, इसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा जो है वो कहलाता है दृढ़ ऊतक। न हिंदी वाले को दिक्कत न अंग्रेजी वाले को दिक्कत, तीनों आप समझ लीजिए, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। आज इन्हीं तीन ऊतकों की बारी है और आज तीन ऊतकों में कैसे सवाल पूछता है ये आज के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे। आज का भी हमारा सेशन थ्योरेटिकल ही होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ सवाल भी पूछें, इसलिए लगातार आप हमारे साथ सेशन में बने रहिएगा। थ्योरी को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि ऐसी थ्योरी आपसे निकल ना जाए कि वो प्रश्न जो हम आपसे दो तीन पूछेंगे वो ना बन पाए। तो चले सेशन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी। कल का जो चार्ट था उसको आज हमने हिंदी में कर दिया, अंग्रेजी उसके साथ जोड़ दिया। प्लांट टिश्यू दो तरह का, एक को विभाज्योतकी ऊतक और दूसरे को स्थायी ऊतक का नाम दिया। एक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा, एक को परमानेंट टिश्यू कहा। ये हम आपको पढ़ा चुके, तीनों के तीनों ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैल, जिसमें चने के खेत वाली किस्सा को आपको समझा दिया। एक का काम है लंबाई बढ़ाना, एक का काम है चौड़ाई बढ़ाना और एक का काम है शाखाएं का उत्पन्न करना। आज बारी है स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक में भी आज हम छोटा सा पार्ट ही उठा रहे हैं ताकि आपको कठिन ना लगे और समझ में भी आ जाए। आज सिर्फ हम बात करेंगे सरल ऊतक। टुकड़े टुकड़े पढ़ाने का मतलब सिर्फ बच्चों इतना है कि जब आप हमारे साथ लाइव जुड़े तो आपको चलते हुए क्लास
या जो आपका 45 मिनट या 40 मिनट का समय है, उसी में आपको याद हो जाए, फिर से आपको पढ़ना ना पड़े। आप नोट्स बना लो, आप हमसे सवाल पूछ लो। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा। कल जब हम लाइव होंगे आपके साथ, तब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक की, उस समय बात करेंगे जाइलम की और निश्चित रूप से ये वाला ऊतक का चार्ट आपने बना लिया होगा और जहां आप पढ़ते होंगे उस वहां पर चिपका लिया होगा और आपको याद भी हो गया। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, ये जो आप देख रहे हो, ये सवाल यूपीएससी का है। यूपीएससी ने एक लिखित में आंसर राइटिंग में एक सवाल पूछा। वो सवाल था 100 शब्द, 100 वर्ड में सवाल पूछा। सवाल क्या था कि स्थायी ऊतक के लक्षण बताइए। स्थायी ऊतक के लक्षण बताइए। क्योंकि हमारे साथ 11th 12th नीट और पीएनएसटी के बच्चे भी जुड़े होते हैं, इसलिए हमने इसका सीधा उत्तर नहीं लिखा। आप चाहो या जो हमारे साथ पीएससी यूपीएससी वाले बच्चे बैठते हैं, इसको सीधा भी लिख सकते हैं। तो हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टेप बाय स्टेप कर दिया। हमने क्या कहा कि इसका शेप और साइज, इसका डिवीजन, इसकी दीवार और इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, विशेषीकृत कार्य क्या होता है, इस 4 बिंदु में बांट करके इसके लक्षण को बताएं। आपको ऐसा लिखा हुआ किताब पर नहीं मिलेगा, ये चूंकि हमने हैंड राइटिंग से लिखा है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। शेप और साइज, आकार कैसा होता है परमानेंट टिश्यू का। द सेल्स हैव अटेन्ड ए डेफिनिट शेप एंड साइज। एक विशेषता ये समझ लीजिए स्थायी ऊतक की कि इनकी आकार और आकृति बिल्कुल बिल्कुल स्थायी होती है, निश्चित होती है। निश्चित आकार हो जिस ऊतक का, निश्चित आकार और साइज, शेप और साइज हो, वही होगा परमानेंट। तो पहला लक्षण, पहले लक्षण पर यह हुआ, ये पहला लक्षण। which do not alter afterward, ये बाद में चेंज नहीं होता, ये भी विशेषता नोट रखिए। एक निश्चित आकार जो ग्रहण कर लिया, उसमें ऐसा नहीं है कि आज इस आकार में दिख रहा है और कल उस आकार में दिखेगा, अल्टर नहीं होगा। अल्टर शब्द याद आ रहा, अल्टर पैंट में होता है, चलो इस पैंट का अल्टर करा दे, चेंज करा दे, उल्टा पुल्टा करा दे, वो वाला अल्टर शब्द यहां लिखा। डिवीजन, परमानेंट सेल्स में विभाजन नहीं होता, विभाजन की क्षमता नहीं के बराबर। कि चलो ये वाली सेल ऊपर है तो इसमें विभाजन की क्षमता होगी, ये बढ़ लेगी, ऐसा नहीं। विभाजन की क्षमता नहीं के बराबर। परमानेंट सेल नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, बढ़ती ही नहीं। इसकी दीवार की विशेषता क्या होगी, इट कैन बी थिक आर थिन, मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। मोटी है ये, हिंदी वाले बच्चे, पतली भी हो सकती है। थिकनिंग में भी रेगुलर और इरेगुलर। अब थिकनिंग का मतलब यहां बच्चों अच्छी तरह से समझना, थिकनिंग ऐसा नहीं कि यहां से शुरू हुई और बराबर साइज में होती जाएगी, मोटापा ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं पर मोटी, कहीं पर पतली हो सकती है। विशेषीकृत कार्य क्या होगा, परमानेंट सेल्स कम टू हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ये परमानेंट जो कोशिकाएं होती हैं, ये कुछ विशेष कार्य ही करती हैं। ऐसा नहीं कि लंबाई बढ़ा देगी, ऐसा नहीं कि चौड़ाई बढ़ा देगी,
कुछ स्पेसिफिक काम ही करती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि परमानेंट टिश्यू क्या करता होगा, तुरंत जवाब देना, मैकेनिकल सपोर्ट दे देगा, ताकत दे देगा, पौधा गिरेगा नहीं, आंधी तूफान आ जाए पौधा टूट नहीं। यूपीएससी वाले बच्चे इन शब्दों को गिनना और इसको 100 शब्दों में कंक्लूड करने की कोशिश करना, लिख करके हमें भेजना। कोई भी तरीका हो, व्हाट्सएप पर भेजना, टेलीग्राम पर भेजना, ग्रुप पर भेजना, कहीं से भी भेजना, 100 शब्दों में लिखना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक के लक्षण क्या होते हैं? यूपीएससी का सवाल है, लिखना, लिख करके भेजना। जो हमारे साथ नीट वाले बच्चे, पीएनएसटी वाले या 12th वाले बच्चे जुड़ते हैं, वो इसका नोट्स बनाए, परमानेंट टिश्यू के लक्षण क्या होते हैं और टू दी पॉइंट ऐसा लिखें, शेप एंड साइज, डिवीजन, बाल, स्पेसिफिक। आइए, जो हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, कल इसी पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में अंतर बताना चाहते हैं। ये तो आपको इस वाले चित्र में बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम होता है और फ्लोएम। सामान्य रूप से आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये तो जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम पानी ढोता है और फ्लोएम बना हुआ खाना जो पत्तियों में है, वो पौधे के विभिन्न भागों में यानी जड़ के रूट तक यानी पत्ती तक भी पहुंचाता है। बस हमने एक तय किया कि एक चार्ट बनाएं और कॉम्प्लेक्स और सरल ऊतक के बीच में आपको अंतर समझाएं। उसके लिए हमने पॉइंट तैयार किया। पॉइंट कैसे तैयार किया? परिभाषा। कल इस पर कॉम्प्लेक्स वाले पर विस्तार से आपको समझाएंगे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम पर बहुत सारे सवाल नीट और पीएनएसटी में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए। आज उसका कुछ उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। परिभाषा क्या है? ये प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सरल परमानेंट जो टिश्यू होगा उसकी रचना जो है एक ही प्रकार के कोशिका से होगी। इस डिफिनेशन को ध्यान से देखें। इसका निर्माण जो होगा वो एक ही प्रकार की कोशिका होगी। एक ही प्रकार की कोशिका। चलिए, बिल्कुल सरल अंग्रेजी है। ये प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अलग अलग जब कोशिकाएं मिलती हैं तो उससे जो परमानेंट टिश्यू बनेगा उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे हम जाइलम की जब कल आपको विशेषता बताएंगे, फ्लोएम की विशेषता बताएंगे, तो अलग अलग कोशिकाएं बताएंगे। आपने सुना होगा चलनी कोशिका, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ऐसा नाम सुना होगा। कल इसकी विशेषता बताएंगे। बहुत सरल है, सीधा सीधा आपको समझ आएगा। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं सिंगल टाइप की होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की होती हैं। इसमें लोकेशन जो होता है ऑल पार्ट्स में पाई जाती है। पौधे के सभी भाग में पाई जाने वाली जो ऊतक होता है वो सिंपल परमानेंट होता है, लेकिन यह सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू एरिया में होता है। कभी आप पौधे का सेक्शन काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा होगा तो बीच में गए होगे तो पिथ मिला होगा। पिथ की एरिया याद आया? कार्टेक्स बनाया होगा, एंडोडर्मिस बनाया होगा, कार्टेक्स फिर पिथ में पहुंचे। पिथ के चारों तरफ आपने वैस्कुलर बंडल बनाया होगा। वैस्कुलर टिश्यू वहां बनता है, उसी वैस्कुलर टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम। टाइप्स कितने होते हैं? बिल्कुल सरल सा है। टाइप हमने लिख दिया है, पैरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा, कोलेन्काइमा। इसके कितने टाइप होंगे? जाइलम होगा, फ्लोएम। इसका नेचर जो होता है पहले ही हम आपसे कह चुके हैं। अब इसका जो स्वभाव होगा एक प्रकार की कोशिका, इसमें अनेकों प्रकार की कोशिकाएं होंगी, इसलिए हेट्रोजीनस। हेट्रो का मतलब विषम, होमो का मतलब समान। हिंदी वाले, होमो का मतलब समान, हेट्रो का मतलब असमान। और फंक्शन ऑफ सेल्स है ऑल सेल्स परफॉर्म ये सिमिलर फंक्शन।
सभी कोशिकाएं एक ही तरह का काम करेंगे, याद रखना है, ये पीएनएसटी ने सवाल पूछा। ऐसा परमानेंट टिश्यू बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का काम करता हो, एक ही तरह का काम करता हो। तो आप बताना कि वो कॉलन काइमा हो सकता है, कि जाइलम हो सकता है, कि फ्लोएम हो सकता है, हो कौन सकता है? तो उत्तर आएगा आपका कॉलन काइमा। यदि आप गंभीरता से अंदर घुस करके पढ़ोगे तब इस तरह के सवाल कर पाओगे। नीट ने भी ये सवाल पूछा। सेल्स आर डिफरेंट इन फंक्शन। जब कोशिकाएं अलग अलग काम करना शुरू कर दे, जैसे जाइलम का काम अलग, फ्लोएम का काम अलग। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम जाएगा नीचे और पानी उठाएगा पत्ती के पास ले जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो जड़ से पानी लेगा और पत्ती के पास पहुंचाएगा। इसी तरह से फ्लोएम बने हुए खाना, जो पत्ती की रसोई घर में बना हुआ खाना है, उसको उठाएगा और पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। इसका भी एक नोट्स बनाना। यहां पर एक चित्र हमने बनाया है, इस चित्र को ध्यान से देख लो। चित्र ये देखो, ये जो टिश्यू हमने बनाया ये कोलन काइमा का है। कोलन काइमा को हिंदी में ये देख रहे हो, कोशिका का आकार स्थूल कोण है कि नहीं? स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक है। ये देख लो, सेल बाल है, फलाना फलाना वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, बाल थिकनिंग है, बाल मोटी और पतली हो सकती है। ये सारी विशेषता उधर डिस्कशन हो चुका है। और जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ देखो अलग अलग कोशिका, जाइलम पैरेन्काइमा, बेसल है, ट्रैकिड्स है, जाइलम फाइबर है। इसकी कल विशेषता आपको बताएंगे, आप चिंता ना करें। आज सिर्फ अंतर समझने की कोशिश करें, कल के लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं कि कल आप इसके लिए तैयार रहें। सरल हिंदी में भी लिख दिया। सरल ऊतक क्या होता है, जटिल ऊतक क्या होता है? सरल ऊतक वो है जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने। कह दिया है अंग्रेजी में भी, समझा भी दिया है। अब आप कहोगे कि साहब एक प्रकार की कोशिका कहां है, देख लो। सरल ऊतक इसमें कौन सा है, स्थूल कोण है। स्थूल कोण में क्या अलग अलग कोशिका आपको दिख रही है? जो वहां भी जाइलम पैरेन्काइमा दिख रहा हो, बेसल दिख रहा हो, ट्रैकिड से दिख रहे हो, जाइलम फाइबर दिख रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। एक ही कोशिका दिख रही है, एक जैसी, देख लो। जबकि कॉम्प्लेक्स वाले में अलग अलग एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये दो प्रकार का होता है, फ्लोएम और जाइलम। यह आधारीय पैकिंग, बेसिक पैकिंग का निर्माण करता है। पौधे के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधे को कठोर एवं मजबूत। फ्लोएम और जाइलम सिर्फ पानी ढोने का, खाना पहुंचाने का ही काम करते हैं। संवहन बंडल, संवहन का मतलब होता है वहन करने वाला, कोई सामान उठा करके ले जाना, ले आना, ये कहलाता है जाइलम और फ्लोएम। एक बात बताओ, इतना सारा तूफान आता है, एक पेड़ खड़ा है, यदि वो तूफान में सीधा खड़ा हो जाए तो यह तूफान की रफ्तार तेज हुई तो पेड़ तो टूट जाएगा। उस तूफान से बचाने के लिए तूफान की स्पीड में वो पेड़ झुकता है। उसको झुकाने वाले कौन है? क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और हल्की फुल्की हवा आती है तो स्क्लेरेन्काइमा खड़ा हो जाता है, कहता है ना, हिलना नहीं। और तेज हवा आती है तो कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा कहते हैं थोड़ा झुक लो भाई। बड़ा मजेदार चैप्टर है। थ्री बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू होते हैं। तीन आधारभूत ऊतक होते हैं। जो प्राइमरी टिश्यू है, सरल ऊतक है, इनका चित्र देखो और चित्र देखकर ही आपको याद हो जाए, बिल्कुल कुछ समझाने की जरूरत नहीं। पहला चित्र देखो, पैरेन्काइमा टिश्यू, देख लो। पैरेन्काइमा टिश्यू में कोशिकाएं जो हैं, पहले वाले चित्र को ध्यान से देखो, पहले वाले चित्र को, पहले वाले चित्र में
इस वाले चित्र को ध्यान से देखो, इसमें कोशिकाएं जतर कितर इधर से उधर, माने स्पेस पड़ा हुआ है। ये देखो, इंटरसेलुलर स्पेस, दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाने वाली जगह अंतर कोशिकीय अवकाश कहलाती है, अर्थात इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। नीट ने सवाल पूछा, अंतर कोशिकीय अवकाश किस कोशिका में पाई जाएगी, किस ऊतक में पाया जाएगा? मान लो आपके पास ऑप्शन आता तो आप जवाब करते? अब तो कर लोगे। जैसे आप पैरेनकाइमेटस जो टिश्यू होगा, पैरेनकाइमा वाला होगा, उसी को ठीक करें। जरा इसको देखो, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में सेल वॉल को देखो, सेल वॉल जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनी हुई है, भरा हुआ है, उसमें कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। जरा ध्यान से चित्र बगल वाला भी देखो, ए और बी। तूफान आएगा तो इसको झुकाने का काम, लचीलापन लाने का काम कौन करेगा? इन तीनों में बता दो, कोलेनकाइमा करेगा? कमेंट सेक्शन का उपयोग करो, हमारे प्रश्न का जवाब देते चलो। कोलेनकाइमा करेगा। और स्क्लेरेनकाइमा को तो देख लो, ये जड है, ठोस है, कठोर है। क्यों कठोर है? ये एक सवाल नीट ने, पीएनएसटी दोनों ने पूछा। उसका एक काम याद रखना कि इसकी जो कोशिका होती है स्टोन सेल कहलाती है, और इसकी जो दीवार होती है वो लिग्निन की बनी होती है। नोट कर लो, चित्र में हमने लिख दिया है। इसकी जो सेल वॉल होती है, पहला पॉइंट ये नोट करना, सेल वॉल्स विथ लिग्निन, लिग्निन की बनी हुई सेल वॉल। और इसकी जो कोशिका होती है यानी सेल, वो स्टोन सेल। ल्यूमेन यहां भी होता है, गड्ढा यहां भी होता है, सब में गड्ढा है, लेकिन इसकी लिग्निन की बनने के कारण दीवार जो है वो अत्यंत कठोर हो जाती है। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो एक नारियल का भी उदाहरण हम आपको देकर पैरेनकाइमा की विशेषता क्या है? पैरेनकाइमा मतलब पहला वाला, ए और बी वाला। चित्र को दिमाग पर रखो, बार बार हमको आगे पीछे ना करना पड़े। अब तो बता भी लोगे, हिंदी अंग्रेजी को दिखाने के लिए इधर लाते हैं आपको। ये पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तीनों याद रखना, तीनों सवाल पीएनएसटी नीट पीएससी में पूछे गए, इसीलिए तीनों लक्षण को शामिल किया है। ये पतली कोशिका भित्ति देख लो, कहीं मोटी दिख रही? पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा, इनकी कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है, देख लो है कि नहीं। यह ऊतक पौधों को सपोर्ट प्रदान करता है और भोजन का भंडारण, कलेक्शन ऑफ फूड इसमें होता है पैरेनकाइमा। क्यों? क्योंकि इसके पास जगह है, स्पेस है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठोस नहीं है, पतली दीवार है भैया, भोजन भर लो फैल जाए। अंग्रेजी भी देखो, सेल्स आर थिन बॉल्ड एंड अनस्पेशलाइज्ड, दीज आर लिविंग सेल्स। एक ही ऊतक इसमें ऐसा दिखेगा आपको जो लिविंग है। Cells are usually loosely packed with large intercellular space, stores nutrient and water in stem and root. जहां भी ये स्टोर, जहां भी ये ऊतक पाया जाएगा, चाहे वो तना में हो चाहे जड़ में हो, उसका काम ही है कि ये पानी का स्टोर करे और भोजन का स्टोर करे। Some cells contain chlorophyll called chlorenchyma and perform photosynthesis. Other cells have large air cavities called parenchyma which provide buoyancy to hydrophytic. बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैरेनकाइमा में दो प्रकार के और कोशिकाएं जो, पैरेनकाइमा में ही दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंडरलाइन कर लेना। कभी कभी आपने देखा होगा, आम खाते हैं हम, और आम की जो गोही होती है उसको फेंक देते हैं। आम की गोही जब निकलती है, उससे नया आम का पेड़ जब निकलता है, तो जैसे ही निकलता है वो तुरंत पत्ती तो आती नहीं, पहले वो तना जो होता है
या जो छोटी पत्ती होती है उसका रंग और तने का रंग एक जैसा। तना हरा है, तना जब हरा है तो वहां पर जो ऊतक है या पत्ती में जो ऊतक है वहां भी क्लोरोप्लास्ट है, यानी तने में भी क्लोरोप्लास्ट है, पत्ती में भी क्लोरोप्लास्ट है। तना भी प्रकाश संश्लेषण करेगा और पत्ती भी प्रकाश संश्लेषण। और जब तना प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसमें जो ऊतक है दैट इज क्लोरेनकाइम। कुछ ऐसे पौधे हैं जो पानी में ही पाए जाते हैं। अब पानी में वो पाए जाते हैं और यदि वो डूब गए तो उसमें एरिएशन नहीं होगा, हवा नहीं पास होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, वो दब जाएंगे, जमीन के नीचे चले जाएंगे तो प्लांट समाप्त हो जाएगा। तो पैरेन्काइमा का ऊतक ऐसी व्यवस्था देता है कि उसमें एयर सैक बन जाते हैं, जैसे ब्लैडर बन जाता है, और वो ब्लैडर हवा भर लेता है और पौधे को हमेशा तैराता रहता है। ये व्यवस्था जो है ब्योयेंसी कहलाती है। ये हाइड्रोफिटिक या जलोदभिद पौधों में। तो इसका 5वां पॉइंट बच्चों, इसका 5वां पॉइंट ध्यान से आपको पढ़ना है और इस पर ये सवाल और एक ये सवाल, ये दोनों ये दोनों ऑब्जेक्टिव। हिंदी बताई दिया। पतली कोशिका भित्ति जीवित कोशिकाओं का बना, इनकी कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान, यह ऊतक पौधों को सपोर्ट प्रदान करेगा और भोजन का भंडारण। उसी पैरेन्काइमा को जो अभी उधर बताया, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, इसको हमने अलग से इधर दिखा दिया। बताया ना उधर कि पैरेन्काइमा के भी प्रकार है। ये पैरेन्काइमा बड़े चित्र में दिखा रहे हैं। साइटोप्लाज्म होगा, रिक्तिका होगी, नाभिक होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, इंटरसेलुलर स्पेस, ये तो पूरा पैरेन्काइमा के ही दो पार्ट देख लो। जब पैरेन्काइमेटस ऊतक के या सेल्स में क्लोरोफिल की उपस्थिति दिख जाए, ये देखो, दिखी, ये यहां दिख, ये क्लोरो, जब ये क्लोरोफिल की उपस्थिति दिख जाए तो इसको कोलेनकाइमा, और जब इसमें गड्ढा दिख जाए जिसमें हवा भर जाए तो इसको एरेनकाइमा। उदाहरण आपको बता दिया, वो जो पौधा निकल रहा है आम का, जब वो तना हरा है तो क्लोरेनकाइमा नामक ऊतक से बना होगा, और जब जलोदभिद है या पानी पर तैर रहा है तो तैरने का जो दम है वो एरेनकाइमा। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव। कोलेनकाइमा क्या, कोलेनकाइमा का पहले चित्र देख लो। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण, ये कोण एंगल देख रहे हो, उसी को कहते हैं। कोशिकाएं इसकी भी जीवित है, उसकी भी जीवित थी, इसकी भी जीवित है, लिविंग है, दे आर लिविंग। कोशिका भित्ति उसकी पतली थी, इसकी मोटी। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल सपोर्ट इन द सेंस कैसा, जब आंधी तूफान आ रहा है तो पौधे को इतना झुका दिया ऐसा, और तूफान निकल गया तो पौधे को सीधा कर दिया, तो ये भी एक मैकेनिकल सपोर्ट। टाइट नहीं किया, उसको रिलैक्सेशन दिया, ये मैकेनिकल सपोर्ट को। तीन चीजें यहां याद रखना, तीनों उससे मिल रही हैं। पहले जीवित कोशिका है, कोशिका भित्ति मोटी है लेकिन उसकी पतली है, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस है, और पौधों को ये यांत्रिक सहायता देता है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई हवा का ब्लैडर नहीं है, और ना तो ये तैराने में मदद करे। अंग्रेजी में लिखा इट इज कंपोज्ड ऑफ अनइवनली थिक
प्राइमरी वॉल्स विथ एडिशनल सेलुलोज एंड पेक्टिन डिपॉजिट। इसमें सेलुलोज और पेक्टिन की दीवार है। यह ऑब्जेक्टिव का सवाल है। नीट ने पूछा था कोलेनकाइमा की दीवारें किसकी बनी होती है? आप याद करके बताना, सेलुलोज और पेक्टिन, स्पेशली कॉर्नर्स। इनके जो कोने कोने होते हैं ना, कोना कहां? ये जहां हमने इस चित्र में ये थिक वॉल बनाई, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये जो कोने हैं कॉर्नर्स, ये सब थिक वॉल होते हैं। और ये थिक वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन से बनते हैं। याद रखना, सेल्यूलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन। फाउंड जस्ट बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम। जो नया तना बन रहा है, बिल्कुल नया तना जो बन रहा है, उसके ठीक नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे जो नया तना बनता है, जरा उसके पास जाना, आज किसी पेड़ के पास जाना, उसके ठीक नीचे कोलेनकाइमा। द सेल्स आर स्लाइटली एलोंगेटेड। इसकी कोशिकाएं थोड़ा लंबाकार होती है, जहां से तना निकलता है। आज टेस्ट करना, आज की ये क्लास के बाद, जब ये क्लास रात को 10 बजे समाप्त हो जाएगी, तब उसके बाद देखना, क्या कल देखना, उसके जहां से ये निकलता है वहां की कोशिका थोड़ी लंबी दिखती है, टाइटली पैक्ड एंड ओवरलैप ईच अदर। ये एक दूसरे को कवर करती हुई दिखाई देती। फंक्शन लिखा है स्ट्रेथनिंग एंड सपोर्ट द प्लांट। ये एक ताकत देता है कि जो तना ऊपर की तरफ जा रहा है उसको एक ताकत मिल जाए और यह नीचे की तरफ या टूट करके नीचे ना। आइए कोलेनकाइमा को विस्तार से इसका सेक्शन काट करके देख लीजिए। कोलेनकाइमा है, ये इसकी सेल वॉल है। ये कोशिका भित्ति हो गई जिस पर हम लोगों ने बात की। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति, ये इसको हिंदी में रेतिका कहते हैं, रेतिका कहते हैं। ये भी याद रखना, ये लिविंग होती हैं, लिविंग मतलब जिंदा होती हैं। और ये लिविंग एक दूसरे के ऊपर, ये कोशिकाएं कैसे लगी होती हैं। एक चीज महत्वपूर्ण है जो नेट ने सवाल पूछा था कि ये पेक्टिन, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी। ये ट्रांसफर सेक्शन है और एक लॉन्गिट्यूड, ये लंबवत काट करके ये एलियस है, ये टीएस है। ये स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिकाएं। 2 तक हम लिविंग सेल पर थे, याद रहेगा, 2 लिविंग सेल पर थे। अब अंतिम में जब आए स्क्लेरेनकाइमा पर, तो ये मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं, इनकी कोशिका भित्ति भी देख लो, सेल वॉल भी देख लो, मोटी होती है। अंतर कोशिकीय अवकाश बिल्कुल नहीं होंगे, लूजपन होगा ही नहीं। और पौधों के भागों को काफी मजबूती देने का काम। नारियल उदाहरण, स्क्लेरेनकाइमा का खोपड़ा वाला हिस्सा जिसको तोड़ करके नारियल का वो निकालते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा। कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पीएससी ने पूछा, पीएनएसटी ने पूछा, नीट ने पूछा, एमपीएसआई ने पूछा कि नारियल के ऊपर वाला किस ऊतक का बना होता है। याद रखना, ये स्क्लेरेनकाइमा। This tissue is composed of long, narrow, dead, thick-walled cells. The cells wall contains lignin which provide hardness. उधर सेल्यूलोज और पेक्टिन था कोलेनकाइमा तक, और उसके पहले सेल्यूलोज भर था। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिग्निन है। पक्का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली लाइन जरूर पूछी जाएगी, इस पर दिमाग गड़ा कर रखना। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर इन स्कैलेटन। This tissue provide hardness and strength to the part of plant like ball of walnut, seed coat, etc. पौधे के सीड कोट को जितना भी हार्ड पार्ट है, सबको मजबूती देने का काम स्क्लेरेनकाइमा। तो मृत कोशिकाएं, कोशिका भित्ति का मोटा होना, अंतर कोशिकीय अवकाश का ना होना, लिग्निन की दीवार का पाया जाना और पौधों को मजबूती देना स्क्लेरेनकाइमा का काम। इसका भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया।
लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इसके अंदर जगह कम होती है, एक पतली जगह होती है, स्पेस, इस तरह का हाथ। अभी कोलेनकाइमा होता तो अंदर काफी जगह होती, पैरेन्काइमा होती तो और जगह होती, फिर कोलेनकाइमा में थोड़ी, और स्क्लेरेन्काइमा में पूछे तो जगह बिल्कुल कम हो गई। सिंपल पिट पेयर होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई देते हैं, नैरो ल्यूमन होती है। ये उसका प्लांट टिश्यू, ये आपके लिए एक कंपैरेटिव स्टडी का पन्ना लगा। पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा, सबके चित्र इधर बना दिए, और इधर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के सेल शेप पर ऑब्जेक्टिव, चूंकि सेल शेप, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस, अकुरेंस और फंक्शन पर पूछता था, इसलिए हमने सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सब पर नंबर 1 सेल शेप। सब पैरेन्काइमा का अलग से पढ़ लेना, लेकिन चार्ट के रूप में पढ़ना, बच्चों भूलेगा नहीं कभी। ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है, इससे सरल सी अंग्रेजी। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, देख रहे हो, इसकी कोशिका भित्ति अनइवन थिकनिंग होती है, सेल वॉल होती है, लिग्निफाइड सेकेंडरी, ये सेलुलोज और पेक्टिन की होती है, सेलुलोज धन पेक्टिन। फिर वैक्यूल पर आओ तो लार्ज वैक्यूल, फिर इससे थोड़ा छोटी, और इसमें वैक्यूल होती ही नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी एब्सेंट होते हैं, यहाँ भी एब्सेंट होते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी जो हमने बनाई है, जो आपको यदि एक पन्ना ये आप पढ़ लोगे तो मान लो कि जितने ऊतक आपने सिंपल टाइप के इधर पढ़ा है सारे के सारे आपको याद हो। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के इन सारे चित्रों को कंपैरेटिव स्टडी में आप रखना। कंपैरेटिव स्टडी में रखोगे तो ये सारे के सारे आपको याद हो। कंपैरेटिव स्टडी में रखना जरूर, कंपैरेटिव स्टडी में इनको याद कर लेना। नंबर 1 है, ये क्रॉस सेक्शन में है, 2 है, और ये 3 है। उसी जो उधर चित्र बनाए हैं उनको तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपके लिए 1, 2, सॉरी 2 और ये 3। ये ध्यान रखना कि ऊपर जो हम बना रहे हैं ये टीएस है, और यहां जो बना रहे हैं ये एलएस। जब नोट्स बनाना, हमने ये तय किया कि कुछ आपसे आज सवाल पूछ ले, या सवाल आपको याद दिलवा दे, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। या कल का यदि सवाल आपको, कल का आपने थ्योरी पढ़ी हो तो कल उससे हम सवाल को, इस क्वेश्चन को यहां पर, सॉरी पैड सही काम नहीं कर रहा है, एक नंबर का एक सवाल पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। जड़ शीर्ष, जड़ माने रूट, प्ररोह शीर्ष की कोशिकाएं विभाज्योतकी कहलाती है। जड़ का टिप और स्टेम का टिप ये मेरिस्टेमेटिक कहलाता है, क्योंकि वो जल और भोजन के प्रवाहकत्व में सहायता करती हैं। ये ए। बी, वो विभिन्न पौधों के भागों में अंतर करती हैं। सी, वह पौधों को आधार प्रदान करती हैं। और डी, वो नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित। ये एक सवाल है, फिर से पढ़ रहे हैं। जड़ शीर्ष और प्ररोह शीर्ष की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कहलाती हैं, क्योंकि वो जल और भोजन के प्रवाहकत्व में सहायता करती हैं। वो विभिन्न पौधों के भागों में अंतर करती हैं। वो पौधों को आधार प्रदान करती हैं। वे नई कोशिकाओं के निर्माण करने हेतु विभाजित। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में 2017 में सवाल पूछा था, उसको हमने इसमें शामिल किया है। सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ए बी सी डी करके। एक ये सवाल, कौन सा कथन गलत है?
नारियल का छिलका दृढ़ोतक या स्क्लेरेंकाइमाइटस टिश्यू का बना होता है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों से बने होते हैं। स्लोस्मतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। कार्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहा। फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नारियल का छिलका दृढ़ोतक ऊतकों से बना होता है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतकों से बने होते हैं। श्लेषोतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। कार्क की कोशिकाओं में रसायन होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है। ये नीट में सवाल पूछा गया 2012 में। सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में का इस्तेमाल करते हुए दीजिए और फिर एक बार इस चैप्टर को फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और यदि आपके दिमाग पर कोई सवाल आता है तो आप हमसे फिर से पूछ लीजिए। नोट्स जरूर बनाइए और नोट्स बना करके दिखाइएगा। चलो, तो बच्चों आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं नए सेशन। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सेशन ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।